अब ज्ञान सर, राम मंदिर के प्रति सबकी आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस देश में मैं कल प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जाने माने अर्थशास्त्री है, उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा 6% संगठित क्षेत्रों के आंकड़े आते हैं, उससे हमारा सेंसेक्स शेयर मार्केट बढ़ जाता है। 94% असंगठित क्षेत्रों के आंकड़े हम लोग इकट्ठे नहीं कर रहे हैं। देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो उनको राशन दिया जा रहा है। इन हालातों में क्या सरकार को सिर्फ मंदिर 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 करना चाहिए? सरकार को दिए जलाने चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का आर्थिक विकास, गरीबों की रोजी रोटी की चिंता, ये करना चाहिए? आपका क्या मत है? अब ज्ञान सर माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक हो गया जी सर। जी बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट बात आपने कही है, और यह बहुत पुराना विषय है चर्चा का कि क्या सरकारों को जो है भावनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए राजनीतिक तौर पर, या ध्यान देना चाहिए बुनियादी मुद्दों पर जो आम आदमी को प्रभावित करते हो। और सारी सरकारें ये करती है, कांग्रेस कोई अलग नहीं थी, इसके सैमप्रत योजना को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, वह अपने अतीत को वो पलटकर देखें। मेरी किताब का आपने जिक्र किया है, इसमें साफ साफ एक चैप्टर है, अगर चैप्टर है कांग्रेस कोलैप्स पर और एक है बीजेपी राम भरोसे। तो ये चैप्टर 1989 से एप्लीकेबल होता है बीजेपी के इतिहास पर, और पता नहीं कितने साल रहेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा राम भरोसे रहेगी। ये उसकी राजनीति है, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि अब तो काफी अर्सा हो गया इस मसले को, या आप उसको पॉलिटिकली चाहे और सोशली चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये देश की जनता का हक है, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये बीजेपी का कोर मुद्दा है, कितने राज्यों में वो प्रभावित करता है, कितनों में नहीं करता है, कितनी सीटों पर प्रभावित करता है, कितनों में नहीं करता है। अब राम मंदिर बन गया तो अब क्या ये मुद्दा बचा है? ये सब बहस होती रहेंगी, लेकिन हार्श रियलिटी जो है वो ये है कि ये बीजेपी का वो मुद्दा है जिसने जनसंघ से 2 सीट पर आई बीजेपी को बीजेपी बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने 89 में पालनपुर में एक छोटी सी कन्वेंशन हुई थी, उसके डिटेल भी मैं बता सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर ये मुद्दा चुना गया, जिसके पीछे मोरोपंत पिंगले एक विचारक थे आरएसएस के, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब बीजेपी हर तरह से कोशिश करेगी कि जितना इसको इनकैश कर सकती है, वो हर चुनाव में उसने किया है। हम और आप दोनों उत्तर प्रदेश से 2014 से आप देख लीजिए, बैकवर्ड का हिंदुआइजेशन का प्रोसेस जो बीजेपी की बड़ी सफलता का कारण रहा है। सैम पित्रोदा साहब को भी ये मानेंगे इस बात को कि इस देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन का इतना तगड़ा असर है कि आपको सिर्फ, उन्होंने 40% कहा, मैं कहता हूँ 38% वोट पर आप 300 की सीट का आंकड़ा लाते हैं। दुनिया में मैं जब बनाता हूँ लोगों को, विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट जो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, कोई बड़ी रणनीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सिर्फ जनसंख्या है। आपको इतने ही प्रतिशत वोट लाने की आवश्यकता है और आप सत्ता में आकर बैठ जाएंगे, और यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए दोनों साइड से होने वाली बातें जो है, शायद तो सही बात कह रहे हैं आप, भी पॉलिटिकली करेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, और जो सच्चाई है उसको मैं बयां कर रहा हूं। तो ये इस वक्त के हिंदुस्तान की हकीकत है। हिंदुस्तान में कब रोजी रोटी की प्रॉब्लम नहीं रही, हिंदुस्तान में कब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, हिंदुस्तान में कब पूरी तरह से रोजगार मिल गया। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर काम करता हूँ। हिंदुस्तान ने कब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज जो है वो डिक्लेयर किया, हिंदुस्तान में कब टैक्स नेट इतना वाइडन हो गया कि सब टैक्स के अंडर में आ गए, हिंदुस्तान में जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स का स्लोगन दिया था, इसी गवर्नमेंट ने विज्ञापन दिया था, भाई स्लोगन नहीं, क्या जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स बना। तो इनॉर्मस प्रॉब्लम्स है, एक नहीं है, मतलब एक छड़ी से मैं आपको गिना सकता हूं अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे जाए। लेकिन साथ में बहुत सारी सरकारों ने, जिसमें ये सरकार भी शामिल है, वेलफेयर स्कीम्स भी लेकर आए। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है इन मामलों में, लेकिन मूलभूत बात सच है कि फोकस किसी सरकार का इन मुद्दों की तरफ होना चाहिए। लेकिन साथ में मैं हकीकत बता रहा हूं कि हकीकत है कि उनके सरकार में आने का या बनने का कारण जो है वो राम मंदिर है, और
उसका राजनीतिक मुद्दा वो उनके लिए रहेगा। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। अज्ञान सर, आपके टाइम में हमने वो पत्रकारिता का दौर देखा है, आपके वो शो देखे हैं जो आप आंखों में आंखें डाल के सवाल करते थे, सत्ता के लोगों से सवाल करते थे और सत्ता डरती थी। और आज का मीडिया का दौर ये है कि कोई आंख में आंख डाल के पूछ नहीं पा रहा है कि क्या सरकारों के काम है मंदिर बनाना, क्या प्रधानमंत्री का काम है ऐसे मंदिरों में जाना, कोई पूछ नहीं पा रहा, सबकी हिम्मत खराब है। और रही बात उत्तर प्रदेश में मंदिर के आसपास बनने से वोट की, तो आपने तो अपनी किताब में पूरी राजनीति का उत्तर प्रदेश का चित्रण कर दिया है। आपसे ज्यादा जातियों पे अध्ययन किसी ने नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों शामिल हो जाएं, तो क्या राम मंदिर का इतना प्रचंड आवेग क्या बीजेपी को सीटें बढ़ा पाएगा, अगर तीनों एक मोर्चे पे आ जाएं? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर, माइक 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 माइक। जी आपने सर, जी। खुद ही सही बात कही है, अगर, और ये अगर में बहुत सारे मगर छुपे हुए हैं और उन मगर के पीछे सियासी मगरमच्छ भी है जो कोशिश करेंगे कि ऐसा संभव ना हो। लेकिन द एक्चुअल पॉइंट इज रिलेटेड टू मायावती, बिकॉज सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऐसी कोई अलायंस को बनने देंगे या नहीं। अलायंस के एक्सपेरिमेंटेशन पहले हो चुके हैं और बुरी तरह से नाकामयाब रहे कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। मायावती का उसमें जुड़ना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पॉइंट क्या है उसको इस पर्सपेक्टिव से देखिए। और जो विवेक जी कह रहे थे कुछ देर पहले कि रियलिटी से मुंह मत मोड़ियो, उसको उस पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब बीजेपी उठी और उसने बैकवर्ड का अपने तरीके से हिंदुआइजेशन किया, 14 का पूरा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहा, 19 का पूरा अक्रॉस द स्टेट ट्रैवल किया, ऑब्जर्व किया, 17 देखा जो इनकी पहली बड़ी मतलब पहली इनकी मेजॉरिटी विक्ट्री थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। इन सब चीजों में देखें तो बीजेपी ने ज्यादा जिस चंक से अपने पास वोट्स को लेकर आई है वो है बहुजन समाज पार्टी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, अब इसके मैं सिफोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बारीकियां है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप जाइए दलित समाज के लोगों के घर, तो अगर आपको बाबा साहब की तस्वीर मिलेगी तो वहां पर आपको भगवान राम की भी तस्वीर मिलेगी। आप तो गए होंगे उत्तर प्रदेश के गाँव में, बहुत से उत्तर प्रदेश के गाँव में घूमा हूं। तो बीजेपी ने अपनी तरह से, और बिल्कुल ऑनेस्टली इसको पॉलिटिक्स की ही तरह लेना चाहिए। मैं जो सैम पिट्रोडा ने पूछा है सवाल बिल्कुल वाजिब है, बट ये राजनीति है और इसको उसी तरह से लेना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसके ऊपर, क्योंकि बीजेपी इसी राजनीति पे पैदा हुई है। कोई और मुद्दे पे पैदा होकर बीजेपी आज कुछ और हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन जो पार्टी का जन्म ही जिस मसले पर हुआ हो, उठान ही जिससे जुड़ा हो, जिस मुद्दे से वो बड़ी हुई हो, तो वो उस मुद्दे को ओन अप नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन हाँ, सही है, कॉम्प्लिकेटेड है, सपना सा लगता है, लेकिन अगर ये तीन पार्टियां साथ आ जाए, मायावती अपनी दलित ताकत को एक साथ करने की पूरी कोशिश करे, एससी एसटी यादव के कॉम्बिनेशन को ये लेकर आए, अखिलेश यादव, कांग्रेस अपनी तरफ, जो कि संभव है 2009 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस अपनी तरफ मुसलमानों को भी वापस खींचे, सवर्णों को भी वापस खींचे। अब ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, तो क्यों नहीं संभावना बन सकती? कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने एक एंटी बीजेपी फ्रंट खड़ा किया है तो उसको अब आप एक्टिवेट करिए, उसको स्ट्रैटेजाइज करिए। वो 3-3 महीने के लिए नदारद रहेगा तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आपने बताया नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बीजेपी इसको आपको नंबर्स देने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि वो इस प्लानिंग में अहेड है। वो एक 1 जनवरी से उसने तय कर दिया है कि राम मंदिर जिसको जितनी बार भुना चुकी है, इस बार फिर भुनाना है, उसको फिर इनकैश करना है, और उसकी उसने अपने हिसाब से तैयारी पूरी कर रखी है। लेकिन आपने जो अलायंस का प्रश्न पूछा, सपना है, लेकिन ये वो अलायंस है जो ग्राउंड पर अगर इफेक्टिव हो गई तो हाँ, बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड पोस्ट 2014 जो बैकवर्ड हिंदुआइजेशन का है, उसको पंचर कर